हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी यूनिट 3 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कवर किया था, कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम यूनिट 3 करेंगे। तो यूनिट 3 जो है इसमें आपको बेसिकली कंटेम्प्ररी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है कि कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन सिद्धांत कौन कौन से हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं। तो हम इसमें कुछ समकालीन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ पारंपरिक सिद्धांत देखे थे, ठीक है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन से संबंधित थे। इस वीडियो में हम समकालीन सिद्धांत देखेंगे, मतलब वो सिद्धांत जो कि हाल ही में कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं। एंड ये जो सिद्धांत हैं ये लोक प्रशासन से गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है। एंड इसमें हम गवर्नेंस के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, प्रशासन के भी अलग अलग तरीके देखेंगे, जैसे गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, ये सब। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यूनिट 3 इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कंटेम्प्ररी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, कंटेम्प्ररी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समकालीन सार्वजनिक प्रशासन। ये जो समकालीन सार्वजनिक प्रशासन का सिद्धांत है, ये वो सिद्धांत है जो कि हाल ही में कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं, ठीक है। एंड ये सिद्धांत जो है ये समकालीन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही ये विकसित हुए हैं एंड सार्वजनिक प्रशासन से ये संबंधित है, ठीक है। आइए जानते हैं क्या क्या वो सिद्धांत हैं। सबसे पहले देखिए, राजनीतिक विज्ञान में कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य होता है सार्वजनिक प्रशासन के कार्यों तथा उनकी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझना, कि सार्वजनिक प्रशासन के जो कार्य है वो कैसे हैं, क्यों हो गए हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, इन सबको समझना तथा इनमें सुधार करना। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मतलब नई सार्वजनिक प्रबंधन सिद्धांत। ये जो नया सार्वजनिक प्रबंधन सिद्धांत है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सिद्धांत 1980 तथा 1990 के दशक में सामने आया, ठीक है। 1980s एंड 1990s के जो टाइम पीरियड था उसमें ये सिद्धांत सामने आया। इसमें निजी क्षेत्र की व्यवस्थाओं तथा तकनीकों का सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग करने की बात की गई। इसमें कहा गया कि कितना अच्छा हो अगर हम निजी क्षेत्र की व्यवस्थाओं को, निजी क्षेत्र में जो हमको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो तकनीकें होती है, टेक्निक्स होती हैं, कितना अच्छा हो अगर हम उन टेक्निक्स को, उन व्यवस्थाओं को किस में शामिल कर लें, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लें, ठीक है। निजी क्षेत्र जो है मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जो कि हमको सार्वजनिक क्षेत्र में यानी पब्लिक सेक्टर में नहीं देखने को मिलती। तो वही कहा गया था इसमें कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है उसको निजी क्षेत्र की व्यवस्थाओं मतलब प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज़ को तथा उसकी तकनीकों को मतलब टेक्निक्स को सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सेक्टर में यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सार्वजनिक सेवा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है आउटसोर्सिंग, प्रतियोगिता, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट आता है संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इस दृष्टिकोण के अनुसार सार्वजनिक प्रशासन को केवल सरकारी संस्थाओं तथा संरचनाओं के रूप में देखा जाता है, ठीक है, कि सार्वजनिक प्रशासन जो है वो क्या है, वो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संरचनाएं हैं जो कि क्यों निर्मित की गई है, लोगों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए। ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया, संस्था तथा नियम है, ये जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है, नियम है, ये सब क्या करते हैं,
देश के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए संस्थागत दृष्टिकोण जो है वो प्रशासनिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं तथा नियमों को महत्व देता है। वो बोलता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया बेहतर होनी चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रिया जो है इससे क्या होता है, हर काम जो कि सरकार करना चाहती है वो काम जल्दी से हो जाता है। ठीक है, जैसे सरकार जो भी नीतियाँ बना रही है वो तेज़ी से हो जाती है। कब? जब प्रशासनिक प्रक्रियाएं अच्छे से कार्य कर रही हैं। ठीक है, सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी नीतियाँ बनाती है, जो भी पॉलिसीज़ लेकर आती है, ठीक है, वो सभी लोगों तक कैसे पहुंचती है? प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए प्रशासनिक प्रक्रिया जो है इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, जनता का विकास करने में, जनता की उन्नति करने में। एंड संस्थागत दृष्टिकोण जो है इसलिए वो प्रशासनिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं तथा नियमों को महत्व देता है। संस्थागत दृष्टिकोण इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम करती हैं एंड कैसे संस्थाएं जनता से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इन सब पर भी संस्थागत दृष्टिकोण फोकस करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है सार्वजनिक नीति सिद्धांत, पब्लिक पॉलिसी थ्योरी। सार्वजनिक नीति सिद्धांत जो है ये सार्वजनिक प्रशासन को केवल सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के संदर्भ में भी देखा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक नीति सिद्धांत जो है ये जो थ्योरी है ये मानती है कि जितने भी सरकारी प्रशासन हैं उनको सिर्फ सरकारी कार्य नहीं करने होते, बल्कि उनको नीति का निर्माण भी करना होता है, नीति का कार्यान्वयन भी करना होता है। ठीक है, जैसे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, ठीक है, वो भी एक तरीके से किस में शामिल है? प्रशासन में ही शामिल है। तो ये जो सार्वजनिक प्रशासन होते हैं ये सिर्फ सरकारी काम नहीं करते, बल्कि सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है उन नीतियों को लागू भी करवाते हैं। ठीक है, उन नीतियों को लागू करवाते हैं, कई बार नीति निर्माण में भी मदद करते हैं। ठीक है, एंड नीति का कार्यान्वयन भी करते हैं कि जो नीतियाँ बनाई गई थी वो नीतियाँ अच्छे से लागू हो पाई या नहीं, एंड जिन क्षेत्रों में लागू नहीं हुई है उन क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू हो पा रही है, उन क्षेत्रों में उन नीतियों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इन सब पर भी ये जोर देती है। ठीक है, ये सिद्धांत नीति निर्धारण करता है तथा इसके प्रभाव व परिणामों का विश्लेषण करता है। ठीक है, कि नीति का निर्धारण कैसे करना चाहिए, कैसे नीति बनानी चाहिए, नीति के क्या प्रभाव होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, इन सब का भी विश्लेषण इस सिद्धांत में किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्योंकि ये सिद्धांत सार्वजनिक नीति सिद्धांत है तो आप मान सकते हैं कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है उन सारी नीतियों का निर्धारण, प्रभाव तथा उनके परिणामों का विश्लेषण इस सिद्धांत में करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्वजनिक सेवा के लिए नवाचार। ये सिद्धांत सरकारी सेवाओं में नवाचार मतलब टेक्नोलॉजी तथा परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ये बोलता है कि सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, इनमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, इनमें इनोवेशन होने चाहिए। ठीक है, नवाचार मतलब नए नए आविष्कार होने चाहिए। इसमें पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को चुनौती देकर नए तरीके व तकनीकियों का उपयोग करने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो पारंपरिक प्रशासनिक ढांचा है वो अब समय के साथ क्या हो गया है? कमज़ोर हो गया है। इसीलिए पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे की जगह अब नया प्रशासनिक ढांचा निर्मित किया जाना चाहिए। अगर प्रशासनिक ढांचा नया होगा, मजबूत होगा, तो इससे क्या होगा? देश की तरक्की होगी। ठीक है, तो ये पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को चुनौती देता है एंड नवाचार पर जोर देता है, नवाचार तथा तकनीकों पर। ठीक है, कि तकनीक का उपयोग होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है प्रशासन को केवल सरकार तक सीमित नहीं मानता। ये मानता है कि जो प्रशासन है वो सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक, समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग भी शामिल है। ठीक है, ये मानता है कि प्रशासन जो है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है एंड प्रशासन जो है वो सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। ठीक है, प्रशासन में नागरिक समाज शामिल है, प्रशासन में
निजी क्षेत्र शामिल है, प्रशासन में सार्वजनिक क्षेत्र शामिल है, प्रशासन में अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं, एंड प्रशासन में शामिल है लोगों की उन्नति के लिए कार्य करना। ठीक है, लोगों की उन्नति के लिए नीति निर्धारण करना, ये सब कुछ प्रशासनिक जो क्षेत्र है या प्रशासन है उसमें शामिल है। यह सिद्धांत बताता है कि सार्वजनिक प्रशासन अब एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। ठीक है, सार्वजनिक प्रशासन कैसे काम करता है? एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से, जिसमें विभिन्न संस्थाओं का योगदान होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सिद्धांत है ये सार्वजनिक प्रशासन के समकालीन दृष्टिकोणों को समझने में मदद करता है तथा इसके सुधार की दिशा में नई दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, नया सार्वजनिक प्रबंधन। ये जो नया सार्वजनिक प्रबंधन का सिद्धांत है ये 1980 के दशक में विकसित हुआ था। इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को और भी ज़्यादा प्रभावी, दक्ष तथा नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाना। सरकारी सेवाओं को अच्छे से कार्यरत करना। ठीक है, सरकारी सेवाओं को अच्छे से कार्य मिलाना, इनका अच्छे से संचालन करना इसमें शामिल है। NPM यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो था, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रबंधन पद्धतियों को लागू करने पर जोर दिया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें हमें निजी क्षेत्र की प्रबंधन पद्धतियों को लागू करना चाहिए। इससे सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो भी ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, आइए इसके तत्व देख लेते हैं। तो इसके जो तत्व है इसमें पहला आता है निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब है कि सार्वजनिक सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंप देना। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बर्डन को कम करने के लिए कई बार प्राइवेटाइजेशन कर देती है, जिसमें जो सरकारी सेवाएं हैं उनको निजी कंपनियों को सौंप देती है। जैसे हाल ही में कुछ टाइम पहले क्या हुआ, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ। पहले जो रेलवे था वो किसके हाथों में था? सरकार के हाथों में था। फिर सरकार ने उसको किसको सौंप दिया? प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सरकारी सेवाओं को जब निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा कई कारणों से किया जाता है। पहला, ताकि सरकार का जो बोझ है काम का वो थोड़ा कम हो। दूसरा, ताकि निजी क्षेत्र जो है वो उस सेवा को और भी ज़्यादा इनोवेट करें, उसमें और भी ज़्यादा बदलाव लेकर आए। ठीक है, उसको और भी ज़्यादा दक्ष बनाएं। ज़्यादातर सरकारी सेवाएं जो होती है उसमें दक्षता कम देखी जाती है, लेकिन जो निजी क्षेत्र की सर्विसेज होती है, निजी क्षेत्र की जो सेवाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा दक्षता होती है। ठीक है, एंड निजी क्षेत्र क्योंकि प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है तो इसीलिए दक्षता निजी क्षेत्र में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाजार उन्मुख प्रबंधन, मार्केट ओरिएंटेड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता तथा मूल्य में सुधार हो। ठीक है, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो क्या होता है? सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, मूल्य में सुधार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दो कंपनीज हैं। ठीक है, दोनों एक ही सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, दोनों कंपनीज मान लीजिए घड़ी का उत्पादन करती हैं। ठीक है, अब दोनों कंपनीज अगर घड़ी बना रही हैं तो क्या होगा? दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, जब प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगा? जो कंपनी है वो किस पर ध्यान देगी? गुणवत्ता पर ध्यान देगी। ठीक है, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो हर कंपनी, हर उद्योग, हर ऑर्गेनाइजेशन यही सोचता है कि वो अपनी सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करे। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो तब क्या करेगी कंपनी? उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देगी। ठीक है, एंड मूल्य भी थोड़ा कम कर देगी। ठीक है, ताकि कंपटीशन के टाइम पर सेलिंग कम ना हो। ठीक है, लोग जो है वो सामान उनका खरीदते रहें।
तो इसलिए ये जो बाजार उन्मुख प्रबंधन है ये यही बोलता है कि सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है परिणाम आधारित मूल्यांकन, रिजल्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन। ये बोलता है कि सरकार की कार्यप्रणाली को मूल्यांकन करने के लिए परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। अगर हम सरकार कैसे काम कर रही है इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमको सरकार के काम के जो परिणाम निकल गए हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए सरकार ने कोई नीति बनाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए आप। ठीक है। सरकार जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये कितनी प्रभावी है, कितनी बेहतर है, अगर हमें ये पता करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके परिणामों पर ध्यान देना होगा कि अच्छा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके क्या प्रभाव समाज में देखने को मिल गए हैं। अगर इसके जो परिणाम है समाज में, इसके जो प्रभाव है समाज में वो अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो यानी कि सरकार ने जो नीति बनाई है या ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ये अच्छा किया बनाकर, ये बेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर परिणाम उसके अच्छे नहीं है तो यानी कि वो सरकार ने गलत किया बनाकर। तो इसमें यही कहा जाता है कि परिणाम आधारित मूल्यांकन किया जाए। सरकार जो भी कार्य कर रही है, ठीक है, उसके परिणाम देखे जाए। अगर वो परिणाम अच्छे हैं तो उसी हिसाब से मूल्यांकन किया जाए सरकार के कार्य प्रणाली का। ठीक है। नेक्स्ट आता है कृषि व वित्तीय प्रबंधन सुधार। इसमें क्या शामिल है, इसमें शामिल है कृषि में सुधार करना एंड वित्तीय जो प्रबंधन है उसमें सुधार करना। ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि पारदर्शिता बढ़े एंड वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो एनपीएम का उद्देश्य जो है वो क्या होता है, एनपीएम का उद्देश्य होता है सरकारी संस्थाओं को अधिक कार्यकुशल बनाना, नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ाना तथा सेवाओं को निजी क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्धी व उत्तम बनाना। ये एनपीएम का उद्देश्य है। ठीक है। मतलब ये किस चीज़ पर जोर देता है, ये जोर देता है सरकारी संस्थाओं को बेहतर बनाने पर। ठीक है। सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने पर। एंड सरकारी सेवाएं बेहतर कब बनेगी, जब सरकारी संस्थाएं जो है वो कार्यकुशल होगी। ठीक है। एंड जब सरकारी संस्थाएं नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझेगी तब क्या होगा, तब सरकारी जो सेवाएं है वो बेहतर होगी। ठीक है, उत्तम होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है न्यू पब्लिक सर्विस। न्यू पब्लिक सर्विस का मतलब है नया सार्वजनिक सेवा। ठीक है, या नई सार्वजनिक सेवा। तो ये जो अवधारणा है ये सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में विकसित हुई है। ये जो अवधारणा है ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो सार्वजनिक प्रशासन है इसका उद्देश्य है नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देना। एंड इसीलिए सार्वजनिक प्रशासन को इसी तरीके से काम करना चाहिए कि नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिल सके। ठीक है। प्रशासन को या सरकार को हमेशा नागरिकों के हित के लिए ही कार्य करना चाहिए। ठीक है। ये नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, लोगों के कल्याण की बात करता है तथा सार्वजनिक सेवा को लोकतांत्रिक तरीके से संचालित करने पर भी इसमें जोर दिया जाता है। ये बोलता है कि सार्वजनिक सेवाओं को लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में ही संचालित करना चाहिए। ठीक है। नया सार्वजनिक सेवा मॉडल में प्रशासन को नागरिकों की सेवा के रूप में देखा जाता है। ये मानते हैं कि जो प्रशासन है वो कुछ नहीं है बल्कि नागरिकों की सेवा के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। ठीक है, एक प्रणाली है जिसका निर्माण या जिसकी शुरुआत क्यों की गई थी, नागरिकों की सेवा के लिए। तो ये प्रशासन को नागरिकों से जोड़ते हैं एंड ये मानते हैं क्योंकि जो प्रशासन है उसका निर्माण ही नागरिकों की सेवा करने के लिए किया गया है, तो इसलिए प्रशासन को हमेशा नागरिकों के हितों को देखते हुए ही कार्य करना चाहिए, नागरिकों के हितों को देखते हुए ही निर्णय लेने चाहिए, नीति बनानी चाहिए। ठीक है।
इसमें प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की ज़रूरतों को समझना तथा उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। ये मानते हैं कि प्रशासन जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वह लोगों की समस्याओं को समझे, लोगों की समस्याओं का समाधान करें तथा लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, लोगों के हित में हमेशा कार्यरत रहे। ठीक है, लोगों के हित में ही कार्य करें, यही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ये मानते हैं। ठीक है, आइए कुछ मुख्य तत्व देख लेते हैं इसके। पहला आता है लोकतांत्रिक भागीदारी। लोकतांत्रिक भागीदारी का मतलब क्या है? ये मानते हैं कि जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो सारी लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लोकतांत्रिक भागीदारी का मतलब क्या होता है? जिसमें जो लोग हैं वो खुद भी शामिल हो निर्णय लेने में। ठीक है, तो ये जो नया सार्वजनिक सेवा क्षेत्र है यही बोलता है कि जो सार्वजनिक प्रशासन है इसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों की भागीदारी किस वे में होनी चाहिए कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है या जो भी नीति बनाई जा रही है उसमें लोगों से उनकी राय ली जाए। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। ये बोलता है कि जो भी सरकारी कार्य होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब कि लोगों को पता होना चाहिए कि सरकारी काम क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन सा काम किस प्रक्रिया से होगा, पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, सरकार क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, सरकार की कमियां क्या है, सरकार के गुण क्या है, ये सब कुछ लोगों को पता होना चाहिए, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा ये उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। उत्तरदायित्व मतलब सरकार की जो जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, सरकार को लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। प्रशासन को लोगों के प्रति अपने जो कार्य है वो करने चाहिए, यही इनका उत्तरदायित्व है। ठीक है, कि लोगों का कल्याण करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवा का उद्देश्य। ये सेवा प्रदान करने का उद्देश्य केवल कार्यकुशलता नहीं है बल्कि नागरिकों के अधिकारों तथा उनके कल्याण को प्राथमिकता देना है। इसमें सार्वजनिक सेवा का उद्देश्य बताया गया है कि जो भी सार्वजनिक सेवाएं होती है, गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, इनमें जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है नागरिकों के अधिकारों तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर फ्री में एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, तो इससे क्या होगा? जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेलफेयर होगा। ठीक है, उनका कल्याण होगा। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के कल्याण को प्राथमिकता देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। ये जो नया सार्वजनिक सेवा मॉडल है इसमें नागरिकों के हितों व आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि प्रशासन को या जो सरकार है उसको नागरिकों के हितों तथा आवश्यकताओं को समझना चाहिए एंड उन्हीं को देखते हुए कार्य करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार वही नीतियाँ बनाए या वही फैसले ले जो कि नागरिकों के हित में हो। ठीक है, नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी करें। नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय व समानता। यह मॉडल सामाजिक न्याय, समानता तथा सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब ऐसा फैसला लिया जाए, ऐसी नीति बनाई जाए, ऐसी सेवा प्रदान की जाए जो कि समाज में न्याय, समानता तथा कल्याण को बढ़ावा दें। ठीक है, ये इसमें कहा गया है, इस पर जोर दिया गया है। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वर्गों को बराबरी का अवसर मिले। ठीक है, नया सार्वजनिक सेवा पारंपरिक प्रबंध के दृष्टिकोण से हटकर एक अधिक लोकतांत्रिक तथा नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाता है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है कि ये लोकतांत्रिक तथा नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण रखता है कि जो भी काम किया जाए वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से मतलब लोगों की उसमें भागीदारी हो। ठीक है, सरकार या प्रशासन में लोगों की भागीदारी हो। एंड नागरिक केंद्रित मतलब कि सरकार जो भी काम करे, जो भी सरकार नीति बनाए, जो भी निर्णय ले वो लोगों के हित में हो, लोगों के कल्याण के लिए हो, क्योंकि नागरिक जो है वो मुख्य केंद्र है समाज का।
ठीक है। एंड सरकार जो है वो नियमित इसलिए हुई है कि सरकार लोगों का कल्याण करे, तो सरकार को लोगों का कल्याण करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सरकार व नागरिकों के बीच में एक मजबूत तथा प्रभावी संबंध स्थापित हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है न्यू पब्लिक सर्विस, मतलब नवीन सार्वजनिक सेवा, ठीक है। ये सार्वजनिक प्रशासन का ही एक दृष्टिकोण है जो कि पारंपरिक सार्वजनिक प्रशासन से अलग है। आइए इसके मुख्य लक्षण देखते हैं। पहला आता है लोक केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये जो नवीन सार्वजनिक सेवा है, इसका पहला जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, लोक केंद्रित दृष्टिकोण। मतलब जो भी सेवा प्रदान की जाए या जो भी प्रशासनिक कार्य किया जाए वो किस उद्देश्य से किया जाए, नागरिकों की सेवा करने के उद्देश्य से किया जाए, ठीक है। इसमें सरकारी अधिकारियों का कार्य केवल नीति निर्माण या कानून लागू करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको नागरिकों की आवश्यकताओं तथा उनकी अपेक्षाओं को समझकर उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो नवीन सार्वजनिक सेवा है, सार्वजनिक प्रशासन का एक दृष्टिकोण है जो कि क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो सरकारी अधिकारी है जो कि सेवाएं प्रदान करते हैं उनका काम सिर्फ कानून बनाना, नीति बनाना या कानून लागू करवाना नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की आवश्यकताएं समझनी चाहिए कि नागरिक क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, एंड नागरिकों की अपेक्षाओं को समझकर उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है साझेदारी व सहयोग। ये जो सिद्धांत है साझेदारी पर जोर देता है कि सरकारी अधिकारियों और नागरिकों के बीच में एक साझेदारी होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए कि दोनों मिलजुल कर समाज में रहे, सामंजस्य बनाकर, ठीक है। सरकारी अधिकारी लोगों का भला करें, लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाएं, एंड जो लोग हैं वो निरंतर कार्य करें देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, ठीक है। इसमें नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी नागरिकों को शामिल किया जाता है, एंड नीतियाँ जो बनाई जाती है वो भी नागरिकों के हित के लिए ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक मूल्य। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। जवाबदेही मतलब कि सरकार जो भी काम करेगी उसके लिए जनता के प्रति वो जवाबदेह होनी चाहिए। जैसे अगर सरकार कोई नीति बनाती है लेकिन उसको क्षेत्रीय स्तर पर लागू नहीं करती तो जनता उससे जवाब मांग सकती है, ठीक है, तो उसको जवाबदेही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है समावेशिता। इसमें समावेशिता भी होनी चाहिए, ठीक है। समावेशिता का मतलब है कि लोगों को समान अधिकार दिए जाएं, ठीक है, सभी लोगों को समान रूप से लोकतांत्रिक भागीदारी दी जाए, सभी लोगों को समान रूप से राजनीति में भागीदारी दी जाए, ठीक है, ये होती है समावेशिता। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक समान क्या मिलनी चाहिए, एक समान हर व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलने चाहिए लोकतांत्रिक भागीदारी करने का, ठीक है, या लोकतंत्र में शामिल होने का। ये मानता है कि सरकारी कार्यों की जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है तथा उन्हें किसी भी फैसले के प्रभाव के बारे में सूचित करना चाहिए। जो सरकार है वो कोई भी फैसला ले तो उसको लोगों को ज़रूर सूचित करना चाहिए, क्योंकि वो फैसले अल्टीमेटली किसके लिए लिए जा रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्यात्मक जवाबदेही। इसमें सरकारी संस्थाओं तथा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कार्यवाही के लिए जवाबदेह हो, जो भी वो काम कर रही है उसके लिए जवाबदेह हो, ठीक है, एंड ना सिर्फ अपने काम के लिए जवाबदेह हो बल्कि अपने काम के परिणाम के लिए भी वो जवाबदेह होने चाहिए, ठीक है। जैसे किसी संगठन का निर्माण किया गया सड़क के निर्माण के लिए, ठीक है, मान लीजिए सड़क के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी भी संगठन को, ठीक है। अब वो जो संगठन है वो क्या करेगा, सड़क का निर्माण करेगा, ठीक है।
तो वो जो संगठन है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था सड़क के निर्माण का, वो जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, वो दोनों चीज़ों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सड़क का जो निर्माण का काम चल रहा है उसके लिए भी जवाबदेह होना चाहिए। एंड जब फाइनली सड़क बनकर तैयार हो जाती है तो वो सड़क कच्ची है या पक्की, कच्ची सड़क क्यों बनाई, पक्की सड़क क्यों बनाई, ठीक है, कैसे रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया, अच्छे रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया या गलत ख़राब रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया, इन सब के लिए भी वो संगठन उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक संगठन जो है या जो सरकारी संस्था है या जो सरकारी अधिकारी हैं, उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो अपनी कार्यवाही के साथ साथ अपने काम के परिणाम के लिए भी जवाबदेह हो। किसके प्रति? जनता के प्रति। नेक्स्ट आता है नैतिकता व ईमानदारी। ये जो सिद्धांत है ये सरकारी अधिकारियों से नैतिक व ईमानदार कार्य प्रणाली की उम्मीद करता है कि जो सरकारी अधिकारी है वो नैतिकता का पालन करें, ईमानदारी से हर कार्य करें। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शिता आएगी तथा जनता के अंदर सरकार के प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है सेवा की गुणवत्ता में सुधार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जाए। जैसे जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, जैसे सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल जो है, ठीक है, वहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा? जनता में विश्वास बढ़ेगा। एंड जब सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी तो लोगों को जो निजी क्षेत्र की सेवाएं हैं उनके तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इसमें सार्वजनिक सेवाओं को सुधारने तथा नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाता है कि सरकार जो भी नीति बनाए, जो भी काम करे, वो लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए करे। ठीक है, नवीन सार्वजनिक सेवा जो है इसका उद्देश्य नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता तथा सेवा के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। तो अलग अलग प्रकार देखेंगे इसमें हम शासन व्यवस्था के, यानी कि गवर्नेंस के डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जैसे आपको नाम से पता चल गया है, अच्छी शासन व्यवस्था। ठीक है, अच्छी शासन व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी शासन प्रक्रिया या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता इन द सेंस सरकार जो भी काम कर रही है, किस प्रक्रिया का सरकार पालन कर रही है, सरकार कोई भी काम किस प्रक्रिया के तहत कर रही है। ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी नीति को बनाने की प्रक्रिया क्या है, इन सब की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार कौन सी नीति बना रही है, किस तरीके से नीति बना रही है। ठीक है, नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई उसका लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को पारदर्शिता बोलते हैं। मतलब सरकार जो है जो भी काम कर रही है वो छुपाए ना, ठीक है, लोगों से, क्योंकि ये माना जाता है सरकार जो भी काम कर रही है वो क्यों कर रही है, लोगों के भले के लिए कर रही है। ठीक है, सोशल वेलफेयर, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। एंड जब सरकार काम ही लोगों के लिए कर रही है तो लोगों को बताना चाहिए ना कि सरकार ने ये काम कैसे किया एंड क्यों किया। ठीक है, तो इसमें इसी चीज़ पर फोकस किया जाता है। अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जिसमें पारदर्शिता होती है, क्योंकि सरकार काम लोगों के लिए कर रही है तो लोगों को अधिकार है ये जानने का कि सरकार जो है वो किस तरीके से कोई निश्चित कार्य कर रही है। ठीक है, लोगों से सरकार को नहीं छुपाना चाहिए कि वह कौन सी नीति बना रही है, कैसे बना रही है एंड क्यों बना रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ भी सरकार लोगों से ना छुपाए, पूरी पारदर्शिता हो। ठीक है, नेक्स्ट उत्तरदायित्व। सरकार उत्तरदायित्व निभाने वाली होनी चाहिए। मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? लोगों की समस्याओं को समझना, लोगों की समस्याएं हल करना, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। ठीक है, लोगों का कल्याण करना ताकि देश का विकास हो। अगर लोगों का विकास होगा, लोगों का कल्याण होगा तो देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी। ठीक है, तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है। एंड
ऐसी शासन व्यवस्था ही अच्छी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो सरकार है वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति जाने तथा निभाए। ठीक है। प्रभावशीलता, जो अच्छी शासन व्यवस्था होती है वो प्रभावी होती है। ठीक है। अच्छी शासन व्यवस्था वो होती है जो कि हर व्यक्ति को न्याय दे, किसी के भी साथ अन्याय ना होने दे, नागरिकों के अधिकारों की जिसमें रक्षा की जाए, वो होती है अच्छी शासन व्यवस्था। ठीक है। इसमें सरकारी नीतियाँ तथा निर्णय नागरिकों की भलाई के लिए होते हैं। जो भी सरकार नीति बनाती है वो लोगों की भलाई के लिए बनाती है, जो भी निर्णय लेती है वो लोगों की भलाई के लिए लेती है, लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है। अच्छी शासन व्यवस्था जो होती है इसमें भ्रष्टाचार कम होता है। ठीक है, ना के बराबर होता है बल्कि। एंड ये जो शासन व्यवस्था होती है लोकतंत्र, कानून का शासन तथा मानवाधिकारों का सम्मान करती है। अच्छी शासन व्यवस्था हम उसे बोलेंगे जिसमें मानव अधिकारों का हनन नहीं होता, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, कानून का शासन होता है, मतलब कि कोई भी नेता सुप्रीम नहीं होता। सुप्रीम क्या होता है? लॉ। ठीक है, जो नेता है या जो भी सुप्रीम हेड है कंट्री का, वो भी किसके तहत शासन करता है? कानून के तहत शासन करता है, मतलब सर्वोच्च जो शासक है वो कानून को माना जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कानून का शासन होता है। जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो भी कानून के अंतर्गत रहकर शासन करता है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है। एंड ये जो शासन व्यवस्था होती है इसमें लोकतंत्र होता है। ठीक है, लोकतंत्र के गुण होते हैं इसमें, मतलब कि जनता को भी भागीदारी दी जाती है शासन व्यवस्था में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, मतलब सहकारी शासन व्यवस्था। सहकारी शासन व्यवस्था जो है इसमें सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं तथा नीतियाँ बनाते हैं। मतलब इसमें कोलैबोरेशन हो जाता है सरकार का, नागरिक समाज का तथा निजी क्षेत्र का। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन प्लस में पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, मतलब कि इसमें दोनों देखने को मिलता है, प्राइवेट अथॉरिटी भी देखने को मिलती है एंड पब्लिक अथॉरिटी भी। ठीक है, मतलब इसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके चलते हैं। ठीक है, इसमें सभी हितधारकों के विचारों का समावेश होता है तथा समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से होता है। ठीक है, जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास किया जाता है, सरकार के द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा तथा निजी क्षेत्र के द्वारा। यह अधिक प्रभावी तथा समावेशी शासन प्रणाली होती है क्योंकि इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटवर्क गवर्नेंस, नेटवर्क शासन व्यवस्था। ये ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विभिन्न संगठन तथा संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो या निजी, एक नेटवर्क के रूप में काम करती है। ठीक है, ये शासन नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है तथा सहयोग, सूचना साझा करना व संसाधनों के साझाकरण पर ही आधारित होती है कि सरकार तथा जो निजी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर सहयोग करें, सरकार जो भी काम कर रही है उसकी सूचना लोगों को साझा करें। ठीक है, एंड निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र आपस में संसाधनों को साझा करें। इन सब चीज़ों पर इसमें जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, यह मॉडल अधिक लचीला तथा जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस यानी कि डिजिटल शासन व्यवस्था। ये जो शासन व्यवस्था होती है इसमें सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, मतलब कि इसमें आईटी सेक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें सरकारी सेवाओं तथा निर्णयों को डिजिटली संचालित किया जाता है। इसमें ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं तथा डेटा के माध्यम से शासन प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाने का प्रयास किया जाता है। यह शासन प्रणाली नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाती है तथा प्रभावी बनाती है। डिजिटल शासन व्यवस्था जो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें तुरंत हमको अपडेट मिल जाती है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं, सरकार क्या नीति बना रही है एंड सरकार किस तरीके से कोई भी कानून बना रही है। ठीक है, सरकार ने क्या कानून बनाया है, क्या कानून रद्द किया है, ये सब कुछ हमको
तुरंत इमीडिएटली पता चल जाता है, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में। क्योंकि जो एआई है, जो आईटी सेक्टर है, जो ऑनलाइन सेक्टर है, वो बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। एंड इसीलिए आईसीटी की मदद से जो शासन व्यवस्था है वो बहुत ही फास्ट मूव करती है, ठीक है, बहुत फास्टली वो वर्क करती है, लोगों को तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 4 शासन व्यवस्थाएं थी। हालांकि इन चारों शासन प्रकारों में कुछ समानताएं भी होती हैं, जैसे नागरिकों के साथ संवाद किया जाता है, सभी में पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, ठीक है। जितनी भी हमने शासन व्यवस्था पढ़ी सभी क्या बोलते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सरकार जो भी काम कर रही है उसको लोगों से ना छुपाए, लोगों को बताए कि किस तरीके से सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके से क्या नीति बना रही है, ठीक है। हालांकि इन चारों शासन व्यवस्थाओं का काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका सेम ही है। सबका एक ही उद्देश्य है, देश की तरक्की करना, लोगों का कल्याण करना, ठीक है। सो यहीं पर हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड फ़िलहाल यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ, ठीक है। ओके।